हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, जिसका काम मेनली होता है कि बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करना। ठीक है, तो वहाँ पे हमने एक आइडिया देखा था कि अगर हम किसी चीज़ को मूव करते हुए देखते हैं तो वो चीज़ को हम लोग जिंदा अलाइव मानते हैं। ठीक है, और इसमें से कुछ मूवमेंट ऐसा भी था जो किस वजह से हो रहा है, ग्रोथ का वजह से हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक जो बीज है वो जर्मिनेट होता है, ग्रो करता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो सीडलिंग जो है वो मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मूवमेंट हो रहा है वो बिकॉज ऑफ ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, लेकिन कई सारे ऐसे मूवमेंट भी होते हैं जो ग्रोथ के कारण नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बिल्ली दौड़ रही है, ठीक है, तो वो मूवमेंट ग्रोथ का वजह से तो नहीं है ना। एक बच्चा अगर झूला झूल रहा है तो वो भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो ग्रोथ का वजह से नहीं हो रहा है। फिर बफेलो जो है वो अपना चारा चबा रहे हैं, तो ये भी मूवमेंट जो है वो ग्रोथ के कारण नहीं हो रहा है। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना ही समझा है कि मूवमेंट होने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्रोथ की वजह से ही मूवमेंट होगा, कुछ और रीजन से भी मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, बेसिक सा बात है। तो ये जो मूवमेंट है, हम जो मूवमेंट देख रहे हैं, बिल्ली का दौड़ना, बच्चे का झूला झूलना, बफेलो का कट च्यू करना, ये सब मूवमेंट को हम लोग किससे एसोसिएट करें। तो इसका एक आंसर ये हो सकता है कि ये सब मूवमेंट एक क्या है, रेस्पॉन्स है टू अ चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है, रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये सब जो मूवमेंट है, हो सकता है इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ हो और उस चेंज के कारण ये सब मूवमेंट एज अ रेस्पॉन्स परफॉर्म किया गया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो बिल्ली दौड़ रहा है, ये इसलिए दौड़ रहा होगा क्योंकि इसने एक माउस को देखा होगा। ठीक है, और यही नहीं, हम लोग ये मूवमेंट को एक ऐसा अटेम्प्ट में भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ और उस चेंज का एडवांटेज लेने के लिए ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहे हैं। तो मूवमेंट होने के लिए हमने दो रीज़न अभी तक देखा है। नंबर 1 रेस्पॉन्स के रूप में हो सकता है ये मूवमेंट, और नंबर 2 एज एन अटेम्प्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। ये दो रीज़न हमने देखा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, प्लांट जो है वो वहीं पे ग्रो करता है जहाँ पे सनलाइट आ रहा होता है। ठीक है, तो प्लांट क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट में जो चेंज है उसको उसका एडवांटेज लेने के लिए वहाँ पे वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, चिल्ड्रेन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग। चिल्ड्रेन भी क्या कर रहे हैं, इसलिए झूला झूल रहे हैं क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट है उसको एडवांटेज लेना चाहते हैं। बफेलो इसलिए कट चबा रहे हैं ताकि वो लोग क्या करें, अपने फूड को डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, तो सब अपना फ़ायदा के लिए अपना मूवमेंट कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ये भी चीज़ समझना होगा कि इट बिकम्स एपरेंट दैट ऑल दिस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट इज़ केयरफुली कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं कि हम ये मूवमेंट अंधाधुंध करते चले जाए, ये सब मूवमेंट को अच्छे से कंट्रोल भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम क्लास में बात करते हैं तो हम विस्पर करते हैं, ना कि ज़ोर से बात करते हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो है कंट्रोल्ड भी होना चाहिए। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एक सिस्टम होता है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो यही है इस चैप्टर का जो टाइटल है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। समझ रहे हैं, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक ऐसे मूवमेंट किए जाते हैं जो क्या हो, क्या तो रेस्पॉन्स के रूप में किए गए हो या फिर इन्वायरमेंट में जो चेंज हुआ है उसका एडवांटेज लेने के लिए किए गए हो। ठीक है, ये मूवमेंट कैसे होता है, कैसे कंट्रोल होता है, ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये सब मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए सबके शरीर में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होता है। तो हम बात करेंगे दो केस, एक होगा एनिमल का केस। एनिमल्स में जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम है, जो परफॉर्म करता है, उस सिस्टम को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। और दूसरा हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनिमल्स से। तो एनिमल्स में ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम है, ये कौन करता है, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू करता है। ठीक है, चलिए थोड़ा और समझते हैं। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। अगर हम गलती से कोई गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो ये एक अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन होता है हमारे लिए। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस चेंज को डिटेक्ट करेंगे कि हमने एक गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ है, और उसके बाद रेस्पॉन्ड करेंगे, मतलब अपने हाथों को हटाएंगे। अब ये डिटेक्ट करना, रेस्पॉन्ड करने का काम होता कैसे है, अब उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए, ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। हमारे शरीर में कई सारे नर्व सेल्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक नर्व सेल का डायग्राम, ये नर्व सेल आपने छोटे क्लास में भी कई बार पढ़ा होगा, एक बार फिर से हम इसको समझने वाले हैं। तो ये नर्व सेल जो है ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और ये नर्व सेल का पूरा नहीं, एक स्पेशलाइज्ड जो टिप्स होता है वो इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है। कैसे डिटेक्ट करता है अभी समझेंगे। ठीक है, दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स सच एज इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन। ये जो रिसेप्टर्स है जो इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करेंगे, इन्वायरमेंट में जो चेंज हुआ है उस चेंज को कैप्चर करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ये सब ऑर्गन्स में सिचुएटेड है।
यहाँ पे आप कुछ रिसेप्टर्स का नाम याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल आप ये 4 याद रखेंगे। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नोज में प्रेजेंट होते हैं। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल से कोई चेंज को महसूस करते हैं, ठीक है, डिटेक्ट करते हैं। फिर दूसरा आता है थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ये हीट और बाकी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये टंग में प्रेजेंट होते हैं, ये टेस्ट से इन्वायरमेंट में चेंज को डिटेक्ट करते हैं। और चौथा है फोटो रिसेप्टर्स, ये आई में प्रेजेंट होता है और ये लाइट से जो चेंज है उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है रिसेप्टर्स के ऊपर। आपसे पूछेंगे कि ऐसे करके आपको 4 स्टेटमेंट देंगे और बोलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए पहला ऑप्शन है गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। बताइए ये सही है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट है यहाँ पे, बाकी ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये आप रिसेप्टर्स का नाम याद रखेंगे। अब समझते हैं इन्फॉर्मेशन कैसे कैप्चर होता है। अभी तक हमने समझा कि इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए कुछ कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये सब ऑर्गन्स में, कान में हो गया, नाक में हो गया, टंग में हो गया, स्किन में, आइज़ में, ठीक है। अब होता क्या है देखिए, दिस इंफॉर्मेशन acquired at the end of the dendrite tip of a nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electric impulse। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग नर्व सेल या फिर न्यूरॉन, दोनों नाम इसका जाना जाता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कौन करता है? इसका जो एकदम ये टिप है, हाँ, तो टिप में क्या है? डेंड्राइट है सबसे पहले। इस जो डेंड्राइट का जो एंड पॉइंट है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कैप्चर किया जाता है, ठीक है। ये बात पहला याद रखेंगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा, थोड़ी देर में बताएंगे। आपसे पूछते हैं एग्जाम में कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे कैप्चर होता है, तो आपको लिखना होगा डेंड्राइट टिप ऑफ अ नर्व सेल, ठीक है। फिर एक बार ये इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी इन्वायरमेंट में चेंज है, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तब क्या होता है देखिए, सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अब यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, और इस केमिकल रिएक्शन में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है। और ये इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। सेल बॉडी कहाँ पर है? ये देखिए, ये जो पूरा है जड़ जैसा, ये डेंड्राइट बोलेंगे इसको। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैप्चर हुआ, अब ये इन्फॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन से। और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अब डेंड्राइट से कहाँ पर ट्रैवल कर चुका है? सेल बॉडी, यहाँ पे आ चुका है, बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। चलिए, किसी भी सेल में न्यूक्लियस तो होता ही है। आगे देखिए क्या होता है, दिस इम्पल्स ट्रैवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन अलॉन्ग द एक्सॉन टू इट्स एंड। फिर देखिए, डेंड्राइट से होते हुए, सेल बॉडी से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए वो कहाँ पे आता है? नर्व एंडिंग। ये सब नर्व एंडिंग को एक्सोनल एंड भी बोलेंगे, ठीक है। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँच गया। अब यहाँ पे फिर कुछ होगा, देखिए, एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। अब ये एक्सोनल एंड पे, ये सब जो एंड है यहाँ पे एक केमिकल रिलीज होगा। अब वो केमिकल क्या करेगा देखिए, दिस केमिकल्स क्रॉस द गैप और साइनेप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब देखिए, ये एक न्यूरॉन है, फिर ऐसा ही एक और न्यूरॉन होगा यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ये इसका है सेल बॉडी, ये एक्सोन गया यहाँ पे, तो यह डेंड्राइट है। तो ये जो एक्सोनल एंड है और यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन का फिर डेंड्राइट है, ये लोग एकदम ही कनेक्टेड नहीं होते हैं, मतलब हल्का सा गैप होता है दोनों के बीच में। इस गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैसेज तो यहाँ से आ रहा है, अब लेकिन चूंकि यहाँ पे गैप है तो मैसेज कैसे जाए दूसरे न्यूरॉन में, समझ रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है कि ये जो एक्सोनल एंड था यहाँ पे एक केमिकल छोड़ा जाता है, और इसी केमिकल्स के हेल्प से ही ये जो मैसेज है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस एक्सोनल एंड से दूसरे डेंड्राइट के टिप में जाता है, समझ रहे? तो यहाँ पे आप 2 बात याद रखेंगे। साइनेप्स का डेफिनेशन क्या है? द गैप बिटवीन द एंडिंग ऑफ एन एक्सन, ठीक है, एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड द साइनेप्स। ये डेफिनेशन आप कहीं नोट डाउन कर लेंगे। किसी एक न्यूरॉन यहाँ पे, मान लीजिए एक न्यूरॉन यहाँ पे है, तो न्यूरॉन का जो एक्सोनल एंड है और डेंड्राइट का टिप है, ये दोनों का बीच में जो गैप है, ये दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट था ये, ठीक है। इन दोनों का बीच में जो गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। अ केमिकल सब्सटेंस इज रिलीज्ड एट एक्सोनल एंड दैट पासेस थ्रू इट। वो जो केमिकल सब्सटेंस है वो कौन रिलीज करता है? यही एक्सोनल एंड ही रिलीज करता है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, तो दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्सेस ट्रैवल इन द बॉडी। तो यही तरीका है कैसे जो नर्वस इम्पल्स है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे बॉडी में ट्रैवल करता है। तो एक बार फिर से रिकैप करें। सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कहाँ पे आता है? डेंड्राइट में आता है। फिर डेंड्राइट से वो कहाँ पे जाता है? सेल बॉडी में जाता है। सेल बॉडी से एक्सॉन में जाता है और एक्सॉन से एक्सोनल एंड। तो ये आप याद रखेंगे, ये चार्ट, फ्लो चार्ट, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। आगे मूव करें।
A similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells such as the muscle cells. तो इसी टाइप का एक और इम्पल्स जो है वो एग्जिस्ट करता है ये न्यूरॉन्स में और जो मसल्स है उसमें। तो यहाँ पे भी एक फिर से साइनेप्स क्रिएट होता है, मतलब फिर से गैप क्रिएट होता है मसल और नर्वस सिस्टम में, ठीक है। और वो फिर से वो केमिकल रिलीज होता है वहाँ पे और इन्फॉर्मेशन जो है वो नर्व सेल्स से किस में आता है, मसल्स में आता है। चलिए लुक एट फिगर 7.1 का ए। तो 7.1 का ए देखना है, मतलब ये ऊपर वाला फिगर देखना है आपको, और ये फिगर आप अच्छे से याद भी कर लेंगे, बताएंगे अभी क्वेश्चन कैसा आएगा। देखिए तो फिगर ए को देखना है और क्या करना है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन नंबर 1 वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। बताइए यहाँ पे किस पार्ट में इन्फॉर्मेशन एक्वायर किया जाता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, डेंड्राइट में इन्फॉर्मेशन एक्वायर किया जाता है, टिप ऑफ द डेंड्राइट। नंबर 2 थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रैवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में कहाँ पे इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करता है, तो आपको लिखना होगा सेल बॉडी एक्शन, ठीक है। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ पे केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, तो कहाँ पे होता है बताइए, ये यहाँ पे नर्व एंडिंग या फिर एक्सोनल एंड जो है वहाँ पे कन्वर्ट होता है। समझ गए। तो इतना ही है ये टॉपिक। चलिए इसके ऊपर अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ये, इन अ साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। साइनेप्स में केमिकल सिग्नल कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट होता है, तो 4 ऑप्शन है। देखिए पहला है डेंड्राइट एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड ऑफ अनदर, नहीं एक्सोनल एंड से रिलीज होता है ना, तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है कि इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल ऑकर्स एट, या फिर इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल पे कहाँ पे कन्वर्ट होता है, सेल बॉडी में, एक्सोनल एंड में, डेंड्राइटिक एंड में, या फिर एक्सॉन में। तो बिल्कुल सही कहा आपने, ये जो एंड है एक्सोनल एंड वहाँ पे कन्वर्ट होता है। तो बताइए डेंड्राइट एंड में क्या होता है, डेंड्राइट एंड या फिर डेंड्राइट टिप में जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्वायर किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाया जाता है। समझ रहे। चलिए फिर एक क्वेश्चन ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे फ्लो होता है, 2 न्यूरॉन का डायग्राम दिया गया है सब में। ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पे 2 न्यूरॉन बनाया गया है और एरो का डायरेक्शन ही गलत है, यहाँ पे हमेशा डेंड्राइट से स्टार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए डेंड्राइट से कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में एरो एक्सोन की तरफ से गया है, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए, हाँ उधर है डेंड्राइट एंड में, डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन गैदर किया गया, एरो सही है। फिर एक्सोन पे जो साइनेप्स आया वहाँ पे केमिकल रिलीज़ किया, वो भी एरो सही है। फिर डेंड्राइट टिप में फिर ऑब्जॉर्व किया और फिर से इन्फॉर्मेशन नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्यों गलत है देखिए, पहला एरो तो सही है लेकिन दूसरा एरो देखिए एक्सोन एंड से निकल के फिर एक्सोन एंड पे ही जा रहा है, तो वो नहीं होगा, यहाँ पे डेंड्राइट एंड पे आना चाहिए था, डेंड्राइट टिप में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देख रहे हैं छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन कितना टाइप का बन रहा है यहाँ पे। फिर चलिए साइनेप्स का डेफिनेशन आप याद रखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस पर आपसे पूछेंगे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। इसका डायग्राम बनाना है और फंक्शन एक्सप्लेन करना है, तो ये जितना भी अंडरलाइन किया हुआ है ये सब बात आपको लिखना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। साइनेप्स में होता क्या है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। केमिकल रिलीज होता है और इस केमिकल्स के जरिए जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो पास करता है फ्रॉम एक्सोन एंड टू डेंड्राइट टिप। चलिए तो बस इतना ही क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो ये काफ़ी होगा, इससे बाहर तो कोई और क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि व्हाट हैपेंस इन रेफ्लेक्स एक्शंस। रेफ्लेक्स एक्शन के दौरान क्या होता है। सबसे पहले तो हम समझेंगे ये रेफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। तो रेफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ हम अचानक से जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं रेफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई गर्म चीज़ को छुए तो हम अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं बिना सोचे, वहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये हाथ हटाने का जो एक्शन है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है।
उसी तरीके से अगर हम कोई कांटेदार चीज़ पे अगर अपना पैर रख दे तो हम अपना पैर तुरंत हटा लेते हैं बिना सोचे, तो ये भी हमारा एक रेफ्लेक्स एक्शन है। ऐसे ही कई सारा रेफ्लेक्स एक्शन हम लोग परफॉर्म करते रहते हैं। तो यहाँ से पहला बात आप ध्यान रखेंगे, रेफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। 2-3 लाइन और भी ऐड कर सकते हैं कि इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, विदाउट थिंकिंग हम परफॉर्म करते हैं और इस पर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा बात, एग्जाम्पल ऑफ रेफ्लेक्स एक्शंस, डेफिनेशन तो हुआ, उसके बाद एग्जाम्पल। तो 2 एग्जाम्पल आप ये याद रखेंगे कि इफ़ वी अननोइंगली टच अ हॉट प्लेट वी इमीडिएटली मूव आवर हैंड अवे फ्रॉम इट, ये पहला एग्जाम्पल। और दूसरा, मूविंग आवर फुट अवे ऑन स्टेपिंग समथिंग शार्प, ये दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। पहला पैराग्राफ से आप इतना चीज़ तैयार करेंगे। अब हम समझेंगे कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसको हम लोग कैसे यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है हमारे शरीर में, चलिए देखते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम यहाँ पे टच करते हैं एक फ्लेम को, कोई आग को छू लेते हैं, तो इसके बाद हम कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे इस चीज़ को, हमारा शरीर कैसे रेस्पॉन्ड करता है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको आराम से सोचें, ठीक है, कि हमें अब दर्द हो रहा है, हम इस पर जल सकते हैं आग में, इसीलिए हमें ये हाथ हटाना चाहिए, तब हम हाथ हटाएं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मेन बात ये आता है कि हम ये सब चीज़ करने में कितना समय लगा देते हैं, ठीक है। ये सोचने में कि हमें दर्द हो रहा है, हम जल जाएंगे, इसलिए हमें अपना हाथ हटाना चाहिए, ये पूरा काम करने में कितना समय लगता है। अब ये डिपेंड करता है कि हम कितना तेज़ी से सोचते हैं। अब थिंकिंग खुद ही एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, इसलिए यहाँ पे कई सारा इंटरेक्शन होगा, कई सारे नर्व इम्पल्सेस के बीच में बहुत सारा न्यूरॉन्स में मैसेज ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तब जाके हम कुछ सोच पाएंगे। तो ये जो थिंकिंग टिश्यू है ना, ये थिंकिंग टिश्यू कहाँ पे लोकेटेड है, फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, हमारे खोपड़ी के सामने वाले हिस्से में ये थिंकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसके लिए उसको सबसे पहले सिग्नल्स को रिसीव करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर जाके वो मैसेज को वो ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, जो मसल से उसको, कि आप ये एक्शन परफॉर्म करो। तो मतलब थिंकिंग सोचने में ही काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर हम ये सब चीज़ करते रहे तो हमें काफ़ी समय मिल जाएगा कि हम क्या हो जाए, जल जाए। तो इतना झंझट हम लोग नहीं करते हैं। तो हमारा शरीर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है, ठीक है, हम कैसे ये रिफ्लेक्स एक्शन को तुरंत परफॉर्म कर देते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, रादर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इसके बजाय कि हम ये सोचें कि हमें हीट महसूस हो रहा है, हमारा हाथ जल जाएगा, और सोच के तब हम हाथ हटाएं, ये करने का बजाय हम क्या करते हैं कि इफ़ द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल्स इन अ सिंपलर वे, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाई एन आउटपुट एक्शन माइट बी कंप्लीटेड क्विकली। बहुत लंबा सेंटेंस है, थोड़ा तोड़ के समझते हैं। देखिए, 2 टाइप के नर्व्स है। एक नर्व्स तो वो होता है जो हीट को डिटेक्ट करेगा, हीट को या फिर कोई भी मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है। और दूसरा नर्व्स वो होता है जो मसल्स को ये इन्फॉर्मेशन देगा कि आप मूव करो, ठीक है। नर्व समझते हैं ना, नर्व कई सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इन दोनों नर्व्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर दें, ठीक है, बिना ब्रेन के पास जाए, तो तब ये जो एक्शन है वो थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा एक्शन, ये जो मैसेज है उसको रिसीव करना, सिग्नल को डिटेक्ट करना और उसके रेस्पॉन्ड करना, ये काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कैसे होगा अभी समझेंगे थोड़ा। और इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं रेफ्लेक्स आर्क। फॉर एग्जांपल फिगर 7.2 को देखने बोला गया है। ये देखिए, ये एक रेफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, सब समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखिए, सबसे पहले ये है हाथ, यहाँ पे इसने कोई गर्म ऑब्जेक्ट को छू दिया, तो ये जो गर्म हॉट ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं, ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्टिमुलस मिला हाथ को, तो हाथ में क्या है, रिसेप्टर्स है, स्किन है, थर्मो रिसेप्टर्स यहाँ पे गेन किया, ठीक है। डेंड्राइट्स का जो टिप है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को लिया, फिर उसको क्या किया होगा, वो केमिकल रिएक्शन से उसको एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया होगा। अब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर मैसेज जो है वो इस सेंसरी न्यूरॉन से के जरिए जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही वो जगह है जहाँ पे सब नर्व्स आके मिलते हैं, ठीक है। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन लेके ब्रेन के पास ना जाके कहाँ पे जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है। और स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ पे नीचे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होता है, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो फिलहाल आप उतना दिमाग मत लगाइए, थोड़ी देर में भी उसको समझेंगे CNS को डिटेल में। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखिए कि सबसे पहले यहाँ पे स्टिमुलस मिला, हाथ में रिसेप्टर्स था, थर्मो रिसेप्टर्स, उसने वो सेंसेशन, ये मैसेज गेन किया, उस मैसेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है। स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ही क्यों जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे सब नर्व्स आके मिलते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो है क्या है, मोटर न्यूरॉन भी प्रेजेंट है। मोटर न्यूरॉन क्या होता है, ये वैसा न्यूरॉन है जो मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ ले के जाता है, ठीक है।
तो ये जो मैसेज था कि यहाँ पे हमें गर्म ऑब्जेक्ट हमने छू लिया, ये मैसेज आया, ये मैसेज तुरंत मिला मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन तुरंत इसको क्या कर दिया, इफेक्टर ऑर्गन के पास भेज दिया। इफेक्टर ऑर्गन जो मसल है, मसल इन द आर्म, उसको बोलते हैं इफेक्टर। इफेक्टर कोई भी ऐसा ऑर्गन हो सकता है जो रेस्पॉन्ड करता है टू मोटर नर्व इम्पल्स, ठीक है। मोटर न्यूरॉन से जो भी इम्पल्स या फिर इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन किसको देता है, इफेक्टर को देता है। इफेक्टर यानी कोई भी मसल को देता है। अब वो मसल उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड कर देगा अपने आप। मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, मतलब हाथ हट जाएगा, या फिर अगर कोई ग्लैंड के पास जा रहा है तो वो ग्लैंड को सिक्रेट कर देगा, ठीक है, और फिर ये जो हाथ है वो हट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बिना सोचे जो एक्शन है उसको परफॉर्म किया जा रहा है। इसको बोलते हैं रेफ्लेक्स आर्क। तो रेफ्लेक्स आर्क का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट दैट कैन बी टेकन बाई एन इम्पल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर टू एन इफेक्टर। एक रिसेप्टर से इफेक्टर की तरफ आने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होता है, उस छोटे रास्ते को क्या बोलते हैं, रेफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो रेफ्लेक्स आर्क का जो एक फ्लो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले स्टिमुलस कुछ होता है, उसको रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन गेन करता है, फिर रिसेप्टर उसको सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए कहाँ भेजता है, सीएनएस यानी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजता है। स्पाइनल कॉर्ड में पहले से ही जो है मोटर न्यूरॉन वो प्रेजेंट है। मोटर न्यूरॉन उस इन्फॉर्मेशन को लेके कहाँ पे भेज देता है, तुरंत इफेक्टर के पास, मतलब जो मसल है उसके पास भेज देता है, और वो मसल जो है वो फिर रेस्पॉन्स करता है, मतलब हाथ हट जाता है। समझ रहे बात की गहराई को। तो इसको, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेफ्लेक्स आर्क का होना, रेफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये पूरा डायग्राम आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट ये बनाने के लिए भी आ जाता है। अभी बताएंगे क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा। आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज मीन्ट बाय रेफ्लेक्स एक्शन। रेफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन तो आप पहले ही तैयार कर चुके हैं, गिव टू एग्जांपल्स, एग्जांपल्स भी हम बता चुके हैं। फिर आपसे बोलेंगे कि विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच ऑकर व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। तो आपको यही डायग्राम बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या क्या इवेंट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी आप तैयार करेंगे। रेफ्लेक्स आर्क का डेफिनेशन सबसे पहले तो आप तैयार कर लेंगे। क्या है इसका डेफिनेशन, इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट दैट कैन बी टेकन बाई एन इम्पल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर टू एन इफेक्टर, ठीक है। रिसेप्टर का डेफिनेशन आप याद रखेंगे। रिसेप्टर क्या होता है, द नर्व सेल डेंड्राइट्स विच रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इम्पल्स इन ए सेंसरी न्यूरॉन। ये वो नर्व सेल का डेंड्राइट्स होते हैं जो स्टिमुलस की तरफ रेस्पॉन्ड करते हैं और उसको इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। रिसेप्टर इसको बोलते हैं। फिर जो है आप ये इफेक्टर का डेफिनेशन याद रखेंगे। इफेक्टर क्या होता है, इट इज़ एन ऑर्गन, या ब्रैकेट में लिखेंगे मसल या फिर ग्लैंड, दैट रेस्पॉन्ड्स टू मोटर नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन आप यहाँ पे तैयार करेंगे। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे और आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था ना, इसको रेफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो जो जो हम बोले उसको आप नोट कीजिएगा। इस बुक में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं दिया हुआ था, तो आप उसको अलग से नोट करके रख लीजिएगा कोई कॉपी में। तो यहाँ पे जो ये दोनों नर्व्स है वो कहाँ पे मिलेंगे, अभी हमने समझ लिया डायग्राम में दोनों कहाँ पे मिलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं, ठीक है। तो नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन, ठीक है। तो जितने भी शरीर में नर्व्स हैं वो सभी स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लेके जाते हैं, ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं। तो रेफ्लेक्स आर्क जो है, चूँकि भले ही स्पाइनल कॉर्ड में बनता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन के पास भी जाता है। हमें महसूस तो होता ही है ना कि हमारा हाथ जल रहा है, लेकिन थोड़ा बाद में महसूस होता है, उससे पहले हम वो रेफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म कर चुके हुए होते हैं, ठीक है। चलिए, और ये रेफ्लेक्स आर्क एनिमल्स में इसलिए भी इवॉल्व हुआ है क्योंकि ये जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उतना फास्ट नहीं है, इसलिए हमारे शरीर में रेफ्लेक्स आर्क आया हुआ है, ठीक है। बस यही है कुछ काम का बात। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच ऑकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आइज। अगर आपकी आंखों में तेज़ रोशनी मारा जाए तो आप कैसे क्या क्या रेस्पॉन्ड करेंगे। तो ये जो ब्राइट लाइट है ये क्या हो गया, एक स्टिमुलस हो गया। फिर उसको आइज में जो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर्स, वो उसको इन्फॉर्मेशन को लेगा, फिर उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देगा, फिर वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे लेके आएगा, इफेक्टर। आप अपने पलके को तुरंत झपका लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके वहाँ पे कुछ काम होगा। चलिए, तो फिर ये इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन बनेगा, और तो कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, तो आप ये सब तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये डायग्राम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में ये डायग्राम डायरेक्टली बना के भी दे सकते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ ABCD लिख देंगे और आपको उसका नाम देना होगा, तो नाम सब याद रखेंगे। यहाँ पे याद रखेगा स्पाइनल कॉर्ड है ये, और ये जो मैसेज है वो ब्रेन की तरफ भी जाता ही है, ठीक है। चलिए।
अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ह्यूमन ब्रेन। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या से बना हुआ है, नर्व से बना हुआ है। ठीक है, और यही इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है सोचने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था जब रेफ्लेक्स आर्ट समझ रहे थे तो कि सारा डिसीजन तो यहाँ से ऑटोमेटिक हो ही जाता है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैसेज ब्रेन को भी सेंड किया जाता है ताकि ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को लेकर अवेयर रहे। ठीक है, कि क्या शरीर में चल रहा है। इसीलिए ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आप टर्म देखिए, इंसान का जो नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप से बना हुआ है। एक कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है ये दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। इन दोनों का काम क्या है, दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का दोनों का मेन काम है कि पूरे शरीर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना और इंटीग्रेट करना और उसके बेसिस पे कोई डिसीजन या फिर थिंकिंग प्रोसेस को करना। ठीक है, तो इतना छोटा सा बात के ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि नेम द टू मेन ऑर्गन्स ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन ऑर्गन्स कौन से हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर इसी में आपसे पूछेंगे कि विच वन ऑफ देम प्लेज अ मेजर रोल इन सेंडिंग कमांड टू मसल्स टू एक्ट विदाउट इन्वॉल्विंग थिंकिंग प्रोसेस। तो कौन बिना सोचे समझे मसल्स को कमांड सेंड करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से, तो बिल्कुल सही कहा आपने, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर नेम द फेनोमेनन इन्वॉल्व। इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, देख रहे हैं कितना छोटा छोटा बात पे कैसा कैसा क्वेश्चन बन जा रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे और जैसे हम अंडरलाइन किए हैं उसी तरीके से आप भी अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमने समझ लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो मेनली नर्व्स है वो आते हैं। अब नर्व्स भी दो टाइप के हैं, एक होते हैं क्रेनियल नर्व्स और दूसरे होते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये ऐसे नर्व्स है जो ब्रेन से अराइज होते हैं, और स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं। नर्व्स समझ ही गए हैं, नर्व्स मतलब न्यूरॉन से बना हुआ ये ट्यूब है। ठीक है, अब देखते हैं इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए, हमने अभी देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट में CNS भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको शॉर्ट में PNS भी बोलेंगे। तो हमने अभी देखा कि CNS का काम क्या है, सारे बॉडी से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा कौन इनके तरफ, जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इनको इन्फॉर्मेशन देगा कौन, तो इनको इन्फॉर्मेशन ये नर्व्स देंगे। ठीक है, तो वही इनका काम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, कि ये लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन CNS एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये CNS का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन इसको इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है और यहाँ से इन्फॉर्मेशन ला कौन रहा है, जो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ये सब तो नर्व्स का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये सब जो है PNS के कैटेगरी में आते हैं, समझ रहे हैं। चलिए, तो CNS PNS हमने समझ लिया, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं ब्रेन के ऊपर, थोड़ा ब्रेन को डिटेल में जानेंगे। द ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर पार्ट्स और रीजन्स, नेमली द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब तीनों का फंक्शन हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये 2 टर्म समझिए। एक होता है वॉलंटरी एक्शंस और दूसरा होता है इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शन होता है जो आप सोच के परफॉर्म किए हैं, जो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अभी पढ़ रहे हैं तो ये आपके कंट्रोल में है, आप उठ के पानी पी रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में है। ठीक है, आप सोच के कर रहे हैं उस काम को, तो ये सब आपका काम क्या कहलाएगा, वॉलंटरी एक्शन कहलाएगा। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपके बिना सोचे ही परफॉर्म किया जा रहा है शरीर के द्वारा। ठीक है, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। फॉर एग्जांपल अभी आपका हार्ट बीट हो रहा है तो ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है। ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड है, ये भी एक इनवॉलंटरी एक्शन है। ठीक है, आपके शरीर में आप जब खाना खाते हैं तो वो खाना पूरा अंदर एलिमेंट्री कैनल इंटेस्टाइन से होते हुए गुजरता है, तो ये आपके कंट्रोल में है कि आप चाहें तो कहीं खाना रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते हैं ना, तो ये भी एक इनवॉलंटरी एक्शन है। तो ऐसा कई सारा इनवॉलंटरी एक्शन आपके शरीर में लगातार परफॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, तो बस आप उम्मीद करते हैं आपको ये 2 टर्म समझ में आ गया होगा, एक होता है वॉलंटरी एक्शंस और एक होता है इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम में अगर इसका डेफिनेशन पूछा भी जाए तो आप सिंपल सा ये लिखेंगे कि वॉलंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड कॉन्शियसली और इनवॉलंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड अनकॉन्शियसली। ठीक है, चलिए, इतना समझने के बाद हम तैयार हो चुके हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का फंक्शन को समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से। फोर ब्रेन है क्या, किस पार्ट को फोर ब्रेन बोलते हैं वो समझ लेते हैं, फिर फंक्शन पे आते हैं। देखिए,
ये डायग्राम है ह्यूमन ब्रेन का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये पूरा डायग्राम को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट बनाने के लिए भी आता है। तो पहले समझिए, फिर याद करना आसान हो जाएगा। देखिए फोर ब्रेन इधर लिखा हुआ है, फोर ब्रेन में आपका आता है सेरिब्रम, ये जो गोल गोल करके हिस्सा हुआ है ये है सेरिब्रम। उसके बाद यहाँ पे है हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये वाइट वाला पार्ट, और इसके ठीक ऊपर यहाँ पे थैलेमस भी होता है, तो वो भी, और प्लस ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो नीचे हल्का सा थैली जैसा लटका हुआ है इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो ये सब मिलके सेरिब्रम प्लस थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस प्लस पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब मिलके क्या कहलाते हैं, फोर ब्रेन कहलाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब, ये सारा हिस्सा जो है, ये जहाँ तक गोल गोल है फोर ब्रेन की कैटेगरी में आता है। समझ रहे हैं? चलिए अब इसका फंक्शन देखा जाए क्या है। इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जितना भी सोचने का काम है सबसे मेन काम तो यही है, तो ये काम फोर ब्रेन परफॉर्म करता है। आप जो अभी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को, ये सारा काम कौन कर रहा है, आपके दिमाग का फोर ब्रेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लाइन याद रखेंगे कि इट इनेबल्स अस टू थिंक, रीजन आउट, इन्वेंट, प्लान एंड मेमोराइज। ये पूरा लाइन को अच्छे से आप कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। हमें सोचने के लिए हेल्प करता है, रीजन आउट, ठीक है, कुछ इन्वेंट करना हो, कुछ प्लान बनाना हो, याद करना हो, ये सारा काम फोर ब्रेन का है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये भी लाइन आप याद करेंगे कि इट इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर। ये सारा काम फोर ब्रेन के जरिए ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। जितने भी रिसेप्टर्स हैं, जितने भी सेंस ऑर्गन हो गए, स्किन हो गया, आँख, कान हो गया, ठीक है, नाक हो गया, टंग हो गया, तो इस सब के जरिए जितना भी सेंसरी इम्पल्स आता है वो फोर ब्रेन ही रिसीव करता है और उसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है। सेपरेट एरिया है फोर ब्रेन में जो हियरिंग का काम संभालता है, स्मेलिंग, स्मेल किसका है, देखे तो क्या देखे, ठीक है, ये सब का काम संभालता है। तो देखिए, देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड by putting it together with information from other receptors as well as information that is already stored in the brain। आपने मान लीजिए अभी एक शेर का डायग्राम देखा, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि वो शेर है। कैसे समझ गए? क्योंकि आपने पहले भी कभी देखा होगा छोटे में, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर था उसको यूज़ किया, प्लस अभी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन, अभी जो आपने चित्र देखा, उस दोनों को आपने इंटरप्रेट किया, ठीक है। तो ये जो काम है कि जो अभी हमने देखा है, ठीक है, उसको पास्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसको इंटरप्रेट करना, ठीक है। जो अभी हमने देखा है वो शेरी है, वो खतरनाक है, ठीक है, हमें खा सकता है, तो ये सारा काम कौन किया होगा, फोर ब्रेन किया होगा। समझ रहे? चलिए फिर जो भी डिसीजन मेकिंग है वो सब भी फोर ब्रेन करता है। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स, फॉर एग्जाम्पल आवर लेग मसल्स। जितना भी शरीर में वॉलंटरी एक्शन है, जो भी हम अपना सोच समझ के काम कर रहे हैं, तो ये सभी वॉलंटरी एक्शन का काम कौन परफॉर्म करता है, फोर ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि वॉलंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करता है, तो आपको लिखना होगा फोर ब्रेन। फिर आगे देखिए, द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। आपको अगर भूख लगा है तो ये भूख का सेंसेशन भी कौन पैदा करेगा, फोर ब्रेन। प्लस अगर आप खा रहे आपका पेट भर गया, तो ये पेट भर गया, ये एहसास कौन देगा आपको, फोर ब्रेन ही देगा। समझ रहे? तो जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं, फोर ब्रेन का कितना सारा फंक्शन हो गया। नंबर 1 तो आप लिखेंगे कि इट इनेबल्स अस टू थिंक, रीजन आउट, इन्वेंट, प्लान एंड मेमोराइज। नंबर 2, इट इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर। इट कंट्रोल्स ऑल वॉलंटरी एक्शंस, और जितना भी सेंसिंग हो गया, हियरिंग, स्मेल, साइट, ये सब काम फोर ब्रेन का है, ठीक है। सिर्फ समझिए आप, अभी हम थोड़ी देर में इसका नोट्स दे देंगे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हमने खत्म कर लिया फोर ब्रेन। अब हम आते हैं मिड ब्रेन पे। तो मिड ब्रेन का उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट रोल आपके सिलेबस में बताया नहीं गया है, ठीक है। ये बस दोनों ब्रेन का जो दोनों हेमिस्फीयर है उसको कनेक्ट करता है। और आप इससे इतना याद रखिए कि जो रिफ्लेक्सेस है इन्वॉल्विंग आइज़ एंड ईयर्स, ये रिफ्लेक्सेस को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन का आप यहाँ पे 3 पार्ट देख पा रहे हैं। एक होता है पोन्स, ये वाला पार्ट को पोन्स बोलते हैं। उसके बाद है मेडुला, ये वाला पार्ट को मेडुला बोलेंगे। और तीसरा होता है सेरिबेलम, ये जो आप फूल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको सेरिबेलम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फोर ब्रेन के केस में हमने सेरिब्रम देखा था और ये है सेरिबेलम, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ आप और नोटिस कीजिए कि ये जो मेडुला है, यही यहाँ पे आगे चल के क्या बन जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड बन जा रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा मेडुला, ठीक है। चलिए देखते हैं इन सब का फंक्शन क्या है। तो मैनी ऑफ दीज इनवॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो हमने अभी देखा था कि जो वॉलेंटरी एक्शंस है उसको कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन, ठीक है। और जो इनवॉलेंटरी एक्शंस है उसको कौन कंट्रोल करता है,
मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों मिल के, ठीक है। मिड ब्रेन का एक और फंक्शन पता चल गया, समझे। आगे देखिए, अब मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में से भी सबसे ज़्यादा कौन कंट्रोल करता है इसको, हाइंड ब्रेन करता है, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है कि ऑल दीज इनवॉलेंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन हो गया, वोमिटिंग, ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला इन द हाइंड ब्रेन। हम अभी क्या बोले कि जो भी इनवॉलेंटरी एक्शन है उसको मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों कंट्रोल करते हैं, और इन दोनों में से भी जो हाइंड ब्रेन है वो ज़्यादा रोल परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेडुला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है जो इनवॉलेंटरी एक्शन है उसको कंट्रोल करने में, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मेडुला का फंक्शन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेडुला का फंक्शन याद रखिएगा, ठीक है, कि जितना भी इनवॉलेंटरी एक्शंस है, ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ये सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ये सब भी मेडुला ही कंट्रोल करता है। मेडुला वो भी किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और अगर कोई इंसान अगर फांसी लगाता है ना, तो जब फांसी लगाता है तो उसका रस्सी से यही पोर्शन हीट होता है, ठीक है। और जिस वजह से जिसको उसका हार्ट बीट है, जितना भी इनवॉलेंटरी एक्शन है वो सब खत्म हो जाता है और वो इंसान का डेथ हो जाता है, समझे। आगे मूव करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, हमने क्या क्या देख लिया, देखिए शुरू से देखते हैं। हमने फोर ब्रेन का फंक्शन देख लिया, मिड ब्रेन का देख लिया, हाइंड ब्रेन का देख रहे हैं, हाइंड ब्रेन में हमने मेडुला का देख लिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेरिबेलम में। अब आप पूछेंगे पोन्स का क्या हुआ, तो पोन्स का फंक्शन आपके बुक में लिखा नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ मेडुला और सेरिबेलम इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्लास 10 में। चलिए, सेरिबेलम का फंक्शन देख रहे हैं। एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, these are possible due to a part of the hindbrain called the cerebellum. It is responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body. हमने देखा है कि जो वॉलंटरी एक्शंस है वो परफॉर्म करना है, ये डिसीजन कौन लेता है, फोर ब्रेन लेता है। लेकिन ये वॉलंटरी एक्शन का प्रिसीजन कितना अच्छे से ये परफॉर्म किया जाएगा, ये काम कौन देखता है, सेरिबेलम देखता है। जैसे कि आप बाइसाइकिल राइड कर रहे हैं तो सही तरीके से आप बैलेंस करके राइड कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पर चलने का डिसीजन तो आपने ले लिया, लेकिन आप स्ट्रेट लाइन पर चल पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आपको पेंसिल उठाना है, आप क्या कर रहे हैं कि पेन उठा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब काम आप सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, ये सब काम कौन देखता है, सेरिबेलम देखता है। तो पहला इसका फंक्शन हो गया कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, और नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस लाइन के ऊपर, कि ये जो बॉडी का जो पोस्चर और बैलेंस है ये मेंटेन भी सेरिबेलम ही करता है, ठीक है। आप सही तरीके से चल पा रहे हैं कि नहीं, सही तरीके से खड़ा हो पा रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ सेरिबेलम देखता है। अब मान लीजिए कि किसी इंसान ने अल्कोहल पी लिया, दारू पी लिया, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल है ना, ये किसी भी इंसान का सेरिबेलम पर इफेक्ट करता है डायरेक्टली, ठीक है। तो अल्कोहल पीने के बाद वो इंसान अपना सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाता है और पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाता है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि वो जो अल्कोहल है वो उसका सेरिबेलम को इफेक्ट किया हुआ होता है। तो ये सभी बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया मेडुला का फंक्शन, देख लिया सेरिबेलम का फंक्शन देख लिया। देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप यहाँ पे बनेगा कि नेम द पार्ट ऑफ अ ब्रेन विच कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। पोस्चर और बैलेंस कौन मेंटेन करता है, तो आपको लिखना पड़ेगा सेरिबेलम इन द हाइंड ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे कि नेम 2 मेन पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच। हाइंड ब्रेन का 2 पार्ट बताना है। तो हाइंड ब्रेन का तो हमने यहाँ पे 3 पार्ट देखा है, लेकिन यहाँ पे 2 ही पूछ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, मेडुला लिखेंगे और सेरिबेलम लिखेंगे। और क्योंकि इनका फंक्शन भी पूछा है, पोन्स का फंक्शन तो हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन इन दोनों का फंक्शन पता है, तो इसका ही नाम लिखेंगे और फंक्शन भी लिख देंगे, ठीक है। चलिए, और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, राइट द फंक्शन ऑफ एनी 2 रीजन्स ऑफ इट। तो कौन इनवॉलंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो आप लिखेंगे हाइंड ब्रेन, और इसका कोई 2 रीजन का फंक्शन पूछा है तो फिर से मेडुला और सेरिबेलम का फंक्शन लिख देंगे आप। समझ रहे हैं? चलिए, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, हो सकता है आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो इसके लिए आप ये आप देखिए, ठीक है। वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए और आप इस इमेज को देखिए, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में कहीं नोट डाउन कर लीजिए। पूरे चीज़ को यहाँ पे समराइज करके लिखा हुआ है, सबका फंक्शन, ठीक है। अच्छे से इसको आप याद कर लेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है कि हाउ आर दिस टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड। टिश्यूज़ यानी ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से प्रोटेक्टेड है। देखिए, द ब्रेन सीट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स। एक खोपड़ी के अंदर हमारा ब्रेन है, ठीक है। आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये कुछ खोपड़ी का लेयर है और उसके नीचे हमारा ये ब्रेन आता है, ठीक है। चलिए, और ये डायग्राम आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। आगे मूव करें। देखिए, इसके साथ साथ इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इन द फ्लूइड फील्ड बलून
विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक अब्जॉर्प्शन। और ये बोनी बॉक्स के अंदर एक फ्लूइड भी होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, या नाम आप याद करिएगा, ठीक है, कहीं पे आप लिख के रख लीजिए, यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं है। तो ये फ्लूइड जो है वो ब्रेन को बचाता है क्या चीज़ से, शॉक से। कहीं चोट उठ लग गया तो उस फ्लूइड से आप बच जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ ब्रेन प्रोटेक्टेड है। बात करें स्पाइनल कॉर्ड का, तो स्पाइनल कॉर्ड देखिए, दिस इज़ द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन जिसको बोलते हैं उसके अंदर में होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से प्रोटेक्टेड है। समझ रहे हैं? एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कि हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी एंड शॉक, कैसे बचता है ब्रेन। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, बोनी बॉक्स वाला बात लिखना पड़ेगा, प्लस वो फ्लूइड का नाम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो शॉक से बचाता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। व्हेन नर्वस इम्पल्स रीचेज द मसल फाइबर मस्ट मूव। क्या बोले, कुछ समझ में आपको नहीं आया होगा, यहाँ से देखते हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए जब यहाँ से इम्पल्स आया, इस मोटर न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स आया कहाँ पे, इफेक्टर की तरफ। इफेक्टर मतलब कोई भी मसल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है, ठीक है। तो जब ये जो इम्पल्स है, जो इन्फॉर्मेशन है मोटर न्यूरॉन के थ्रू जब मसल के पास पहुँचा, तो ये मसल मूव कैसे करेगा, ये इस टॉपिक में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि व्हेन अ नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन के थ्रू जब मसल की तरफ पहुँचता है तो मसल फाइबर जो है उसको मूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये मूव कैसे करेगा, मसल सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो डैट दे शॉर्टन। तो मसल सेल्स क्या करेंगे, अपना शेप को चेंज करेंगे जिस वजह से वो थोड़े छोटे पड़ जाए और जिस वजह से ये थोड़ा मूव कर जाए, ठीक है। अब सवाल फिर से आके ये खड़ा होता है कि ये अपना शेप कैसे चेंज करेंगे। तो इसका आंसर भी यही है, देखिए, मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहा है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है, वो इम्पल्स मिलते ही जो मसल सेल्स होते हैं उनमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होता है। ये प्रोटीन अपना शेप और अरेंजमेंट दोनों चेंज कर लेते हैं जिस वजह से ये मूव करता है, ठीक है। अब ये स्पेशल प्रोटीन का नाम क्या है ये तो आपके बुक में लिखा नहीं है, तो आपको भी प्रिपेयर नहीं करना है। आगे मूव करते हैं। When this happens, a new arrangements of this protein give the muscle cells a shortened form। तो जब ऐसा होता है तो नया अरेंजमेंट का वजह से ये जो मसल सेल थोड़ा छोटा पड़ जाता है और मसल मूव कर जाता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि मसल कैसे मूव करता है तो जितना अंडरलाइन किए हुए उतना पार्ट आप लिखेंगे तो काफ़ी होगा। बस आप इतना याद रखें कि मसल सेल्स अपना शेप चेंज करेंगे। शेप चेंज करने के लिए इनके सेल्स में स्पेशल प्रोटीन होता है जिससे शेप और अरेंजमेंट दोनों चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये इम्पल्स मिलते ही चेंज होता है, ठीक है। चलिए तो यही है ये टॉपिक में। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। तो एक नज़र में अगर कोई भी इस क्वेश्चन को देखे तो उसके मन में सबसे पहले एक ही ख्याल आएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन में बिना थिंकिंग प्रोसेस के काम किया जाता है और वॉकिंग में थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। चलिए पॉइंट वाइज इसका डिफरेंस लिखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आप ये लिखेंगे कि इट इज़ द एक्शन विच इज़ परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है रिफ्लेक्स एक्शन में, मतलब थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। वॉकिंग में इट इज़ द एक्शन विच इज़ डेलिबरेट एंड परफॉर्म्ड इंटेंशनली। समझ गए। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे कि कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड अपना रोल परफॉर्म करता है और वॉकिंग वाले केस में ब्रेन अपना रोल परफॉर्म करता है। नंबर 3 होगा इट इज़ एन इनवॉलेंटरी एक्शन और नंबर 3 वॉकिंग वाले में होगा इट इज़ अ वॉलेंटरी एक्शन। समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। साइनेप्स पे क्या होता है तो ये हम क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। पोस्चर कौन मेंटेन करता है बताइए। सही कहा, सेरिबेलम इन द हाइंड ब्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती का स्मेल हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इज डिटेक्टेड बाय नोज। सबसे पहले तो ये नोज़ में जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है वो लोग इसका स्मेल को डिटेक्ट करेंगे, फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू किस में भेजेंगे, फोर ब्रेन में भेजेंगे, क्योंकि आपको पता है जितना भी सेंस ऑर्गन है वो सबका मैसेज फोर ब्रेन ही इंटरप्रेट करता है। फिर फोर ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल एज द इंसेंस स्टिक टू बी डिटेक्टेड एज स्मेल, ठीक है। तो फोर ब्रेन अपना पास्ट एक्सपीरियंस से रिकॉल करता है कि ये कोई अगरबत्ती का स्मेल है, ठीक है। ऐसे ये मैसेज को समझता है। समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में हमें तो पता है कि ब्रेन का कोई इंपॉर्टेंट रोल उतना है नहीं, स्पाइनल कॉर्ड ही जो है इसमें रोल परफॉर्म करता है, लेकिन जो भी है वो मैसेज जो है वो ब्रेन भी स्टोर करके रखता है, ठीक है।
तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन आर जनरेटेड इन स्पाइनल कॉर्ड एंड द इन्फॉर्मेशन ऑल्सो रीचेज द ब्रेन। दिस हेल्प्स द ब्रेन टू रिकॉर्ड दिस इवेंट एंड रिमेंबर इट फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे कि ब्रेन इसको रिकॉर्ड कर लेता है और याद रखता है फ्यूचर के लिए। ब्रेन हेल्प्स द पर्सन टू गेट अवेयरनेस ऑफ द स्टिमुलस एंड प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन अगेन। इससे क्या होगा कि ब्रेन फ्यूचर में इस सिचुएशन से बचने के लिए पहले से तैयार रहेगा। ठीक है, चलिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक जो कि है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देखेंगे प्लांट्स में कैसे मैसेजेस सेंड किया जाता है, कैसे वहाँ पे कोऑर्डिनेशन का काम परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि एनिमल्स का अपना नर्वस सिस्टम होता है, उसमें नर्व्स होते हैं, ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब होते हैं और ये सब लोग मिलके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लांट में ना ही कोई नर्वस सिस्टम है और ना ही कोई मसल्स है, तब उसमें ये सब काम कैसे होता है, चलिए समझते हैं। देखिए, हाउ डू दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अगर कोई बाहर से चेंज आता है तो वो प्लांट उस चेंज के प्रति कैसे रेस्पॉन्स देते हैं, उसको देखेंगे। अब यहाँ पे हम दो टाइप का मूवमेंट का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये है, देखिए कि व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ छुई मुई या फिर सेंसिटिव या फिर टच मी नॉट प्लांट, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप। जब हम छुई मुई प्लांट का पत्ते को छूते हैं तब वो क्या होता है, फोल्ड अप हो जाता है और मुरझा जाता है। ठीक है, व्हेन, और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स द रूट गोज डाउन द स्टेम कप्स अप इनटू द एयर। जब एक बीज जमता है तो जो जड़ है वो नीचे जाता है और जो शूट है, रूट नीचे जाता है, शूट ऊपर आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखा, दो टाइप के मूवमेंट का। पहला जो है द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट वाला एग्जाम्पल, इसमें जो रेस्पॉन्स है वो काफ़ी क्विक था। हमने छुआ और वो तुरंत जो है वो क्या होता है, देख पा रहे हैं इस पिक्चर में भी, वो मुरझा जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके ड्रूप हो जा रहा है। तो ये जो पहला टाइप का मूवमेंट है जिसमें रेस्पॉन्स काफ़ी तेज़ होता है, छूते ही ये मुरझा जाता है। ठीक है, इसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, और वहीं हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा था कि जब एक बीज जमता है तो रूट गोज डाउन और शूट जो है वो कम्स अप होता है। तो इसमें क्या है, ग्रोथ इन्वॉल्व होता है। तो प्लांट जो है वो दो टाइप का मूवमेंट शो करता है। पहला वो जो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ रहे, जैसे कि यहाँ पे देखा था सीड वाला जर्मिनेशन। ठीक है, और दूसरा मूवमेंट वो होता है जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला। ठीक है, अब दोनों को डिस्कस करेंगे। पहला स्टार्ट करते हैं, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। मतलब हम लोग वो मूवमेंट के बारे में देखने वाले हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, जिसमें इमीडिएट रेस्पॉन्स मिल जाता है। स्टिमुलस मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करें, छूने से इमीडिएट रेस्पॉन्स मिल जा रहा है। चलिए देखते हैं। अब चूंकि यहाँ पे कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट लीव्स इन रेस्पॉन्स टू टच। तो चूंकि यहाँ पे कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब प्लांट ने खुद ही पत्ते को मूव कराया होगा टच के रेस्पॉन्स में। ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि यहाँ पे कोई नर्वस टिश्यू नहीं है, ना ही कोई मसल है। तो प्लांट इस टच को डिटेक्ट कैसे करता है, पहचानता कैसे कि हमें कोई छुआ, और कैसे जो है वो लीव्स मूव करते हैं, इस चीज़ को समझना यहाँ पे ज़रूरी होता है। अगर प्लांट के पास नर्वस टिश्यू होता तब तो हम समझ पाते कि नर्व्स के जरिए इन्होंने इसको डिटेक्ट किया। ठीक है, और फिर मसल्स के जरिए इन्होंने मूव कराया होगा अपने लीव्स को। लेकिन ना ही नर्वस टिश्यू है, ना ही मसल है, तब प्लांट ये काम को कैसे करता है, चलिए देखते हैं। अगर हम इस बात के बारे में सोचें कि हम प्लांट को कहाँ पे छू रहे हैं और प्लांट कहाँ पे मूव कर रहा है, तो एक चीज़ हम नोटिस करेंगे। क्या बोलिए, तो अगर हम इस पत्ते को यहाँ पे भी छूते हैं ना, ठीक है, इस पॉइंट में, तो यहाँ का जो पत्ता है ये भी क्या होगा, मुरझा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कैसे हुआ, इसका मतलब तो यहाँ पे जो छुआ है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक कम्युनिकेट किया गया होगा, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस किया। फिर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो अगर हम इस बात पर गौर करें कि हमने कहाँ पे टच किया और मूवमेंट कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो हम नोटिस करेंगे कि इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ ऑकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये जो इन्फॉर्मेशन है कि हमें किसी ने छुआ है, ये इन्फॉर्मेशन जरूर कम्युनिकेट हुआ होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो प्लांट क्या यूज़ करते हैं, देखिए, द प्लांट ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। तो प्लांट भी यही तरीका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के जरिए ये भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। लेकिन बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिफरेंस यही है प्लांट्स और एनिमल्स में कि प्लांट के पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू यानी जो नर्व्स है वो नहीं है इनके पास। ठीक है,
जिससे वो इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट कर पाए। ये इन्फॉर्मेशन को कैसे कंडक्ट करते हैं? फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है, डिफ्यूजन से कंडक्ट करते होंगे ये लोग। तो ये पहला बात हमने जाना। तो हमने यहाँ पे ये तो समझ लिया कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे डिटेक्ट या फिर आगे पास ऑन किया जाता है, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि जो लीव्स है वो रेस्पॉन्स कैसे देते हैं, कैसे वो मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास तो मसल है नहीं, तो मूव कैसे करेंगे। देखिए, हमने देखा था एनिमल्स अपना मसल्स कैसे मूव करते हैं। हमने जाना था कि एनिमल्स के सेल्स में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स अपना शेप चेंज करके मसल्स को मूव कराते हैं। लेकिन चूंकि अब ये चीज़ तो प्लांट में देखने को नहीं मिलता है, तो इंस्टीड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल्स मसल सेल्स, प्लांट सेल्स क्या करते हैं? अपना शेप को चेंज करते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। प्लांट क्या करते हैं कि अपने सेल्स में अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज करते हैं, ठीक है, जिस वजह से कभी वो स्वेल कर जाते हैं, नहीं तो कभी श्रिंक कर जाते हैं, और इस वजह से इनका शेप चेंज होता है। समझ रहे? डिफरेंस आप नोटिस कर पा रहे हैं एनिमल्स और प्लांट के बीच में। पहला डिफरेंस तो ये था कि एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए, लेकिन प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है, ठीक है। ये सब सेल टू सेल इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करते हैं, और ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस हमने ये देखा कि एनिमल्स जो है, एनिमल्स के सेल्स में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होता है जिससे मसल सेल्स मूव करते हैं, लेकिन प्लांट के केस में ऐसा कोई प्रोटीन नहीं होता है। ये लोग अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज करके पहले स्वेलिंग करते हैं, नहीं तो श्रिंकिंग करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और तब अपना शेप को चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनेगा एग्जाम में? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सा बन जाता है इसके ऊपर, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखें, उसमें पूछा गया है कि What is the difference between the manner in which movement takes place in a sensitive plant and the movement in our legs? तो सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट यानी इस मूवमेंट का बारे में, और जो हमारे लेग्स का मूवमेंट है यानी किसी भी एनिमल्स का जो मूवमेंट है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यही 2 पॉइंट का डिफरेंस आप लिखेंगे, ठीक है, जो मैंने अभी कहा है। समझ रहे बात का गहराई को? अच्छा लग रहा है? चलिए आगे मूव करें। तो अभी तक हमने देखा था कि जो प्लांट में 2 टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है। एक होता है मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जैसा कि ये, जिसमें इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, प्लांट तुरंत रेस्पॉन्स शो करता है। और एक ऐसा मूवमेंट है जो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है, जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। अब हम इसको स्टडी करेंगे। ये हमने देख लिया, इसके बारे में इतना ही चीज़ जानना था हमें। तो स्टार्ट करते हैं मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। तो अगला टॉपिक है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ठीक है। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं, तब इसको समझेंगे। Some plants like the pea plants climb up other plants or fences by means of tendrils. कुछ प्लांट जैसे कि हो गया मटर के पौधे, ये सब क्या करते हैं? दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाएंगे या फिर किसी भी फेंस के ऊपर चढ़ जाएंगे टेंड्रिल्स के सहारे। टेंड्रिल्स क्या होता है? आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जिसको लता बोलते हैं। इसके सहारे ये लोग चढ़ते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्या खास बात है इस टेंड्रिल्स में? देखिए, दिस टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। इसमें ये टेंड्रिल्स का स्पेशल बात यह है कि ये लोग टच के प्रति सेंसिटिव है, मतलब टच एज अ स्टिमुलाई काम करता है इनके लिए। फिर आगे देखिए, व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। दिस कॉज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। काफ़ी अच्छा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लीजिए ये कोई पी प्लांट का टेंड्रिल है, कोई लता है ये, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए एक लट्ठी है। तो ये लट्ठी पे कैसे चढ़ जाता है, सवाल ये है। अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब ये जो टेंड्रिल है, टेंड्रिल के बारे में एक बात हमने जाना कि ये क्या है? सेंसिटिव टू टच है। तो जब ये किसी भी सरफेस को टच करता है ना, तो इसका ये हिस्सा जो सरफेस को टच कर रहा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे जो है सेल्स का ग्रोथ रुक जाता है, और जो वो हिस्सा जो जो सरफेस को टच नहीं कर रहा है, इस साइड से जो टेंड्रिल का हिस्सा है, वहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होने लगता है, ठीक है। रैपिड सेल डिवीजन बोलने का मतलब है कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ज़्यादा तेज़ गति से होने लगता है। अब ये हिस्सा उतना तेज़ गति से ग्रो नहीं कर रहा है, ये हिस्सा तेज़ गति से ग्रो कर रहा है, जिस वजह से ये जो है ऐसे करके बेंड कर जाएगा। बातें करने को समझ रहे हैं? थोड़ा जूम करके अगर बनाए यहाँ पे, मान लीजिए ये कोई टेंड्रिल है और यहाँ पे ये लट्ठी है, तो ये चूँकि इसको टच करेगा, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा उतना तेज़ गति से ग्रो नहीं करेगा, और यहाँ पे जो अपोजिट हिस्सा है ये तेज़ गति से ग्रो करेगा, जिस वजह से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, समझ रहे? तो इस फोर्स का वजह से ये थोड़ा बेंड कर जाएगा। तो बेंड करके इसको क्या करेगा? धीरे धीरे इंसर्कल कर लेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि when they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object, वो पार्ट जो ऑब्जेक्ट को छू रहा है वो उतना तेज़ गति से ग्रो नहीं करता है, ठीक है, एज द पार्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो पार्ट ऑब्जेक्ट के दूर में है, ठीक है। तो इसी वजह से जो टेंड्रिल है वो सर्कल अराउंड हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के और उससे चिपक जाता है। मोस्ट कॉमनली प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली स्लोली बाई ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, इसलिए जनरली क्या होता है? थोड़ा स्लो होता है,
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 7.2, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। चलिए देखते हैं। फिल अ कॉनिकल फ्लास्क विथ वाटर। आप एक कॉनिकल फ्लास्क लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए। फिर कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विथ अ वायर मेश, फिर उसको एक तार की जाली से ढक दीजिए। फिर क्या कीजिए, कीप 2 और 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स ऑन द वायर मेश। फिर 2-3 जो फ्रेशली जर्मिनेटेड बीज है वो उसके तार के जाली पर रखिए। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज़ ओपन फ्रॉम वन साइड। आप इस टाइप का एक कार्डबोर्ड बॉक्स लीजिए जो एक साइड से ओपन है यहाँ पे, ठीक है। फिर कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सच अ मैनर दैट द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट कमिंग फ्रॉम अ विंडो। इस तरीके से इस कार्डबोर्ड को रखिए कि इसका जो ओपन फेस है, ये वाला फेस विंडो को फेस कर रहा हो, ठीक है। फिर क्या करना है, आफ्टर 2 और 3 days यू विल नोटिस दैट द शूट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट एंड रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट। 2-3 दिन बाद आप नोटिस करेंगे कि जो शूट है, रूट के ऊपर वाला पार्ट को शूट बोलते हैं, ये चीज़ जो है वो लाइट की तरफ बेंड कर चुका है और जो रूट है वो लाइट से अवे बेंड कर चुका है। नोटिस कर रहे हैं आप। चलिए फिर आगे क्या लिखा हुआ है, नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट आर अवे फ्रॉम लाइट एंड रूट्स टुवर्ड्स लाइट। लीव इट अनडिस्टर्ब इन दिस कंडीशन फॉर अ फ्यू डेज। आप फिर क्या कीजिए, इस फ्लास्क को टर्न कर दीजिए, इस तरीके से टर्न कीजिए कि ये जो शूट पहले ऐसे था ना, अब ये ऐसे शेप में आ जाए और ये जो रूट है वो ऐसे शेप में आ जाए, ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद फिर से देखिए, हैव द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द शूट एंड रूट चेंज डायरेक्शन। तो आप पाएंगे कि फिर से डायरेक्शन चेंज हो गया है। आप इसको अगर घुमा देंगे ना, घुमाने के बाद ऐसा हो गया, जड़ ऐसा हो गया, लेकिन 3-4 दिन बाद आप नोटिस करेंगे कि फिर से ये प्लांट वैसा हो गया है और जड़ इधर आ गया है। तो ये क्या इससे कंक्लूजन मिलता है, तो इसे ये कंक्लूजन मिलता है कि जो यहाँ पे जो लाइट है वो एज अ स्टिमुलस काम कर रहा है प्लांट के लिए। तो इन्वायरमेंटल ट्रिगर जैसे कि लाइट हो गया या फिर ग्रेविटी हो गया, ये सब विल चेंज द डायरेक्शंस दैट प्लांट पार्ट्स ग्रो इन। प्लांट किस दिशा में ग्रो करेगा उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा था, लाइट की तरफ और लाइट के अगेंस्ट में भी। ये जो डायरेक्शनल या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट है वो क्या तो टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो सकता है या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो सकता है। यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो शूट का जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स द स्टिमुलस, टुवर्ड्स द लाइट हो रहा है, और रूट का मूवमेंट है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है ट्रॉपिक, ये क्या है अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में, पहले पढ़ लेते हैं। सो इन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, शूट रेस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट वाइल रूट रेस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट। वही हमने यहाँ पे देखा कि 2 टाइप का यहाँ पे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है। ये बार बार ट्रॉपिक वर्ड आ रहा है, अभी समझेंगे, ठीक है। इसको फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि ये जो मूवमेंट है इसको ट्रॉपिक मूवमेंट बोला जा रहा है, और इसमें जो शूट है वो टुवर्ड्स द लाइट मूव कर रहा है और जो रूट है वो अवे फ्रॉम द लाइट मूव कर रहा है, ठीक है। अब समझते हैं ये ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट को ट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुली टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम इट इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। प्लांट का ग्रोथ होना, ठीक है, प्लांट का ग्रोथ वाला मूवमेंट होना किसी भी स्टिमुली के रेस्पॉन्स में, क्या तो टुवर्ड्स द स्टिमुली या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुली, कहलाएगा ट्रॉपिज्म। स्टिमुली समझते हैं, स्टिमुलस का प्लूरल है। स्टिमुलस मतलब यहाँ पे लाइट एक स्टिमुलस है, प्लांट इसके तरफ ग्रो करता है। तो इसका ग्रो करने का जो मूवमेंट है ना, इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है, या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे स्टिमुलस लाइट है, इसलिए हम इस टाइप का मूवमेंट को ज़्यादा स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे, क्योंकि लाइट की तरफ मूवमेंट हो रहा है। समझ रहे हैं। अगर कुछ और यहाँ पे स्टिमुलस होता तो उसी के अकॉर्डिंग नाम भी चेंज होता था। अभी हम देखेंगे क्या क्या स्टिमुलस होता है। देखिए यहाँ पे हमने एक ग्रेविटी का जिक्र भी किया था, ठीक है। ग्रेविटी से भी प्लांट का मूवमेंट इफेक्ट होता है। आप यहाँ पे एक देख पा रहे हैं, प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिज्म। यहाँ पे एक प्लांट को ग्रो किया गया है, तो यहाँ पे जो रूट है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और जो शूट है वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट का ग्रोथ मूवमेंट है वो ग्रेविटी से इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ इस टाइप का मूवमेंट को क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। ग्रेविटी से इफेक्ट हो रहा है तो जियोट्रॉपिज्म इसको बोलेंगे। अब ये देखिए, टुवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहा है, टुवर्ड्स द स्टिमुलाई जा रहा है, तो इसको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे। ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई जा रहा है तो इसको नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे। इस केस में भी यहाँ पे जो शूट का मूवमेंट था टुवर्ड्स द लाइट, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे, और जो रूट का मूवमेंट है इसको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। समझ रहे बात का गहराई को। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ और ट्रॉपिज्म देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म का बात बताया गया। जियोट्रॉपिज्म समझिए हम लोग, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट एंड रूट रेस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ या फिर ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। समझ गए। उसी तरीके से हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। केमोट्रॉपिज्म होता है, मूवमेंट टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक केमिकल, ठीक है।
कुछ एग्जाम्पल देखें, देखिए वन एग्जाम्पल ऑफ केमोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि केमोट्रोपिज्म का एक एग्जाम्पल दीजिए। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स, ये क्या है, केमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। पोलन ट्यूब्स, ओव्यूल्स, ये सब क्या है, तो ये सब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में काफ़ी डिटेल में समझा चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, आप इस क्वेश्चन को देखिए, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है ये क्वेश्चन। 3 फिगर आपको दिया हुआ है ABC, आपको बताना है ABC में कौन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो A और B और C को ध्यान से देखिए और बताइए कौन एक्यूरेट है। तो अगर आपने इसका आंसर A दिया है तो आप बिल्कुल राइट है, क्योंकि A में आप देख रहे हैं जो शूट है और रूट है दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है। B और C में उतना ऑपोजिट नहीं दिख रहे, ठीक है, डायरेक्शन सेम हो जा रहा है। तो A को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे प्लांट का जो रूट है वो डाउनवर्ड ग्रो कर रहा है और इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, और जो शूट है वो अपवर्ड ग्रो कर रहा है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, एकदम ऑपोजिट बैलेंस किया हुआ है दोनों। चलिए अब हम हाइड्रोट्रोपिज्म को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आप हाइड्रोट्रोपिज्म को एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन तो हम जानते ही हैं कि मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक एक्टिविटी से भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, टब ले रहे हैं, ठीक है, और इस टब में क्या कर रहे हैं, ड्राई सैंड भर दे रहे हैं। फिर ड्राई सैंड भरने के बाद इसमें हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा पी का सीडलिंग लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ये पी का सीडलिंग है, और चूंकि ये ड्राई सैंड है तो इसको पानी मिल नहीं रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक पोरस पॉट लेंगे, मिट्टी का गमला, और उसमें थोड़ा पानी रख के इसमें लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि हम कुछ दिन तक इसको छोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि जिसका जो रूट है ना, ये रूट इसका तरफ बेंड कर चुका है। ये जो पी प्लांट का जो रूट है वो इस पानी की तरफ बेंड कर चुका है। तो यहाँ पे जो रूट का मूवमेंट है टुवर्ड्स द वाटर हो गया है, और यही एक एग्जाम्पल है हाइड्रोट्रोपिज्म का। समझ रहे बातें गहराई को। चलिए, और फिर एग्जाम में आपसे फोटोट्रोपिज्म को भी एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वो ध्यान रखेंगे, ये डायग्राम आप ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ जो कंक्लूजन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना चीज़ आप लिखेंगे एक्टिविटी में। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम यहाँ पे दोनों टाइप के मूवमेंट को एनालाइज करेंगे। देखिए सबसे पहला मूवमेंट जो था, द मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज़ वेरी क्विक। पहला जो मूवमेंट हमने देखा था कि जो मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ था वो काफ़ी क्विक मूवमेंट था वहाँ पे। और वहीं दूसरा तरफ ऐसा मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट ऑन द अदर हैंड इज़ क्वाइट स्लो। ये जो मूवमेंट है सनफ्लावर का इन रिस्पॉन्स टू डे एंड नाइट, ये काफ़ी स्लो टाइप का मूवमेंट है, ठीक है। क्या बता सकते हैं ये कौन सा टाइप का ट्रोपिज्म है? सनफ्लावर जो है वो डे और नाइट में बेंड करता है, तो ये किस टाइप का मूवमेंट होगा? तो सही कहा आपने, ये है फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो कंट्रोल मूवमेंट्स होते हैं वो क्या तो स्लो हो सकता है, नहीं तो फास्ट हो सकता है। और अगर हमें फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए किसी भी स्टिमुली के लिए, तो वहाँ पे क्या होना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र काफ़ी फास्ट होना पड़ेगा, तभी हमें फास्ट रिस्पॉन्स मिल पाएगा। तो इसके लिए जब इन्फॉर्मेशन हमें अगर फास्ट ट्रांसफ़र करना है, इसका मतलब जो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके जरिए हम इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, तो वो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो भी काफ़ी तेज़ गति से मूव करना पड़ेगा। बोलने का मतलब है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन तेज़ गति से देंगे तो इन्फॉर्मेशन जल्दी ट्रांसफ़र होगा और तभी आपको फास्ट रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फास्ट रेस्पॉन्स के लिए जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं इनको सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का भी कुछ लिमिटेशन है। 2 लिमिटेशन यहाँ पे बताया गया है। पहला, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है सिर्फ उसी सेल्स में पहुँचेंगे जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है। याद है हमने देखा था कि जो न्यूरॉन्स है उसी में सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करते हैं। तो इसका मतलब ये ईच एंड एवरी सेल में नहीं पहुँच सकते हैं किसी भी एनिमल बॉडी में, ठीक है। और दूसरा इसका लिमिटेशन ये है कि एक बार मान लीजिए किसी सेल से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गुजरा है तो उसके बाद उस सेल को वापस अपना पूरा मैकेनिज्म को रीसेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कोई नया इम्पल्स सेंड कर सकता है। यानी सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली कैन नॉट क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, लगातार ये मैसेज सेंड नहीं कर सकता है। तो ये 2 लिमिटेशन है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो इट इज़ दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, नेमली केमिकल कम्युनिकेशन। तो इसीलिए ज़्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन का, जिसको बोलते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। इसमें हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगर जो ऑर्गेनिजम्स है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के बजाय क्या यूज़ करने लगे, कोई एक केमिकल कंपाउंड यूज़ करने लगे, तो ये केमिकल कंपाउंड काम कैसे करेगा, ये डिफ्यूज़ करेगा। डिफ्यूज़ समझते हैं, डिफ्यूज़न, मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, ठीक है। तो वो केमिकल हाई कंसनट्रेशन वाले रीजन से लो कंसनट्रेशन वाले रीजन पे डिफ्यूज़ करेगा, और जैसे जैसे आगे का सेल्स उस
कंपाउंड को डिटेक्ट करेंगे तो वो सेल भी उस कंपाउंड को रिसीव करेंगे, फिर वो सेल आगे और ट्रांसमिट करेंगे उसको, ठीक है। तो जाहिर सा बात है इतना झंझट वाला काम करने में ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होगा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, ये शरीर के सभी सेल्स में पहुंच सकता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था ये तो फास्ट होता है लेकिन सभी सेल्स में नहीं पहुंच सकता, ये सिर्फ जो नर्वस टिश्यू है, नर्व्स है, वहीं पे ये काम करता है, ठीक है। तो रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन एंड इट कैन बी डन स्टडीली एंड परसिस्टेंटली, तो नर्वस कनेक्शन के ऑपोजिट ये सभी सेल्स में पहुंचता है और ये लगातार भी किया जा सकता है, ठीक है। दो एडवांटेज है केमिकल कम्युनिकेशन का। आगे चल के हम डिफरेंस देखेंगे नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम में, फिलहाल आप सिर्फ समझते चलिए, और जिसे जो हम अंडरलाइन किए हैं वैसे आप भी अंडरलाइन करके रखिएगा। तो ये जो कंपाउंड्स है जिसको हार्मोन्स भी बोलते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं और ये हर ऑर्गेनिज्म में काफ़ी वैरायटी वाले में पाया जाता है। इंसान में भी काफ़ी टाइप का जो ये हार्मोन्स पाया जाता है, उसी तरीके से प्लांट में भी काफ़ी टाइप का हार्मोन्स पाया जाता है। तो डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट। तो यहीं से प्लांट हार्मोन का डेफिनेशन निकल के आता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि डिफाइन प्लांट हार्मोन, तो आपको लिखना होगा कि प्लांट हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट। समझ गए? दे आर सिंथेसाइज मतलब मैन्युफैक्चर्ड एट प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। ये जो हार्मोन्स है वो किसी और प्लेस में बनाए जाते हैं, मतलब ये मान लीजिए इतना बड़ा अगर प्लांट है तो मान लीजिए यहाँ पे हार्मोन बन रहा है और यहाँ पे इसका ज़रूरत है, तो किसी और जगह पे ये सिंथेसाइज किए जाते हैं और बाद में उसको सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस से वो वहाँ पे जाता है जहाँ पे उसको काम करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आप थक चुके हैं तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं आप, नहीं तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। इतना बड़ा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे। तो सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन, प्लांट हार्मोन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करता है ये। When growing plant detects light, a hormone called auxin synthesized at the shoot tip helps the cells to grow longer. तो जब भी कोई ग्रोइंग करता हुआ प्लांट लाइट को डिटेक्ट करता है तब क्या होता है कि उसके जो शूट का जो टिप है, ये मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, ये इसके लीव्स हो गए मान लीजिए, तो इसका जो टिप है ना यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑक्सिन हार्मोन है वो यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये ऑक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, सेल्स को बड़ा होने में हेल्प करता है ये। अब ये ऑक्सिन काम कैसे करता है देखिए। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द शूट। दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट, दस द प्लांट अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड्स लाइट। कितना अच्छा तरीके से ये काम करता है देखिए। मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रहा है और यहाँ पे ये प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए ये प्लांट है, दिख नहीं रहा है लेकिन मान लीजिए, तो जब भी यहाँ से मान लीजिए एक साइड में लाइट गिर रहा है तो ऑक्सिन क्या होता है, ये जो टिप में बना हुआ था ऑक्सिन, ये ऑक्सिन तुरंत डिफ्यूज हो जाता है शेडी पार्ट की तरफ, यहाँ पे ऑक्सिन आ जाता है। और ऑक्सिन का काम तो हमें पता है, ये सेल्स को लॉन्ग कर देता है, सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, तो यहाँ पे सेल्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये ग्रोथ हो रहा है, जिस वजह से ये जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन इधर से उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से ये प्लांट क्या होता है, बेंड हो जाता है टुवर्ड्स द लाइट। बातें गहराई को समझ रहे हैं? एक बार फिर से पढ़ते हैं कि व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, समझ गए, ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड, जो छाया वाला साइड है वहाँ पे ऑक्सिन चला जाता है डिफ्यूजन से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है जिससे सेल थोड़ा लंबे हो जाते हैं यहाँ पे, और जो शूट है वो बेंड हो जाता है, ठीक है। दिस दस द प्लांट अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड्स लाइट। समझ गए? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि आप एक ऐसे प्लांट हार्मोन का नाम बताइए जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो आप लिख सकते हैं ऑक्सिन, ठीक है। फिर ऑक्सिन काम कैसे करता है, तो ये पूरा चीज़ आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं ऐसे ही एक प्लांट हार्मोन पे जिसका नाम है जिब्रेलिन। ये भी क्या करता है, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ये स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। फिर एक और हार्मोन है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। ये क्या करता है, प्रोमोट सेल डिवीजन। ये सेल मतलब एक सेल से 2 सेल होना, 2 से 4 सेल होना, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है ये। And it is natural that they are present in greater concentration in areas of rapid cell division such as in fruits and seeds। और ये जो हार्मोन है साइटोकाइनिन, ये ऐसे ही एरिया में प्रेजेंट होता है जहाँ पे सेल डिवीजन में काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ता है। फॉर एग्जांपल फल हो गया, सीड्स हो गया, यहाँ पे रैपिड ग्रोथ चाहिए होता है, तो साइटोकाइनिन मेनली इन सब एरियाज में प्रेजेंट होता है। तो 3 हार्मोन हमने देख लिया जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। फिर ऐसे भी हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ को थोड़ा इनहिबिट करते हैं, ठीक है, रोकते हैं। वैसा एक हार्मोन है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। इसका काम क्या है देखिए, इट इज़ एन हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ, ये ग्रोथ को रोकता है।
इट्स इफेक्ट्स इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का मुरझा जाना इसी का वजह से होता है, ठीक है। तो ये चारों हार्मोन का फंक्शन आप ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखा जाए यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स का डेफिनेशन यही रहा कि प्लांट हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट। आप ये सब कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं चारों हार्मोन्स का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स लाइट। दो मूवमेंट यहाँ पे बताया गया है, एक सेंसिटिव प्लांट वाला मूवमेंट, मतलब ये मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, और दूसरा मूवमेंट है शूट का, मतलब ये मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कई सारा डिफरेंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला डिफरेंस तो ये लिख सकते हैं कि इट इज़ द मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, और इसमें लिखेंगे इट इज़ द मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे स्टिमुलस क्या था बताइए? यहाँ पे स्टिमुलस था टच, और यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? लाइट। लाइट का वजह से यहाँ पे ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ लिप्स, ये कैसे हो रहा है? बाई चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लिप्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, यहाँ पे मूवमेंट किस वजह से हो रहा है? इट इज़ कॉज्ड बाय द अनइक्वल ग्रोथ ऑन द टू साइड्स ऑफ द शूट। शूट का जो है, एक साइड ज़्यादा ग्रोथ होता है, एक साइड कम ग्रोथ होता है, जिस वजह से ये शूट बेंड कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शूट का अनइक्वल ग्रोथ का वजह से दोनों साइड में ये मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट था वो कैसे हो जाता है? बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। फिर और एक डिफरेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है वो डिपेंड नहीं करता है कि किस डायरेक्शन में स्टिमुलस अप्लाई किया गया है, कहीं से भी छूइए वो मूवमेंट वैसा ही करेगा। लेकिन ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ शूट, ये डिपेंड करता है कि स्टिमुलस किस डायरेक्शन से अप्लाइड किया गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ डिफरेंस 3-4 पॉइंट का आप लिख सकते हैं। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 3 में, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रोमोट्स ग्रोथ। तो कई सारे हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। 3 हमने देखा था, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, कोई भी आप एक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। तो ऑक्सिन्स कैसे हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल का अराउंड अ सपोर्ट। तो टेंड्रिल के केस में भी हमने यही देखा था कि टेंड्रिल जो है सेंसिटिव टू टच होता है, जो सरफेस को वो टच करता है वो कम तेज़ी से ग्रो करता है, और जो दूसरा साइड में जो सरफेस होता है वो ज़्यादा तेज़ गति से ग्रो करता है, जिस वजह से ये टेंड्रिल सर्कल हो जाता है अराउंड द सरफेस। तो आपको यही बात लिखना पड़ेगा कि ऑक्सिन कैसे काम करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 हो गया, 5 पे आते हैं। डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? तो वही वाला आप जो टब वाला हम समझाए थे आपको, टब में पहले ड्राई सैंड लेंगे, उसमें एक पी सीडलिंग ग्रो करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पोरस पॉट भी रखेंगे जिसमें वाटर होगा। तो कुछ दिन बाद आप नोटिस करेंगे कि जो इसका जो रूट है वो कहाँ बेंड कर गया, टुवर्ड्स द वाटर। तो ये एक हाइड्रोट्रोपिज्म का मूवमेंट है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि प्लांट हार्मोन्स इंपॉर्टेंट था, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया गया है कि मान लीजिए कोई स्क्विरल है और वो कोई स्कैरी सिचुएशन को फेस करता है, ठीक है। मतलब एक डेंजरस सिचुएशन में है वो, तो वहाँ पे इसके पास 2 ही ऑप्शन बच रहा है, क्या तो वो फाइट करे या फिर रन कर जाए, ठीक है। फाइट या फिर फ्लाइट, क्या तो लड़े नहीं तो वहाँ से भाग जाए, ठीक है। तो इसके लिए उसका शरीर कैसे तैयार होगा लड़ने के लिए या फिर भागने के लिए, तो वो चीज़ हम समझेंगे। मान लीजिए कि अगर स्क्विरल के शरीर में सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के जरिए काम हो रहा होता विया द नर्व सेल्स, ठीक है, तब क्या हो रहा होता है? हमें तो पता है इसका लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ रेंज ऑफ टिश्यूज़ को ही इंस्ट्रक्ट कर सकता है, सारे सेल्स में नहीं पहुँच सकता ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। लेकिन अगर ये स्क्विरल जो है केमिकल सिग्नल का यूज़ कर रहा होता, यानी हार्मोन्स का यूज़ कर रहा होता, तब यहाँ पे एडवांटेज ये होता है कि ये सारे सेल्स में पहुँच जाता और प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड, और इस सिचुएशन से डील करने के लिए जो भी चेंजेस चाहिए वो इजीली अचीव कर पाता, ठीक है। तो ह्यूमंस के केस में ये काम कौन करता है? एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन है, वो ये काम को करता है। मतलब अगर हम लोग किसी डेंजरस सिचुएशन में हो, मतलब हमें अगर भागने या फिर लड़ने का ज़रूरत पड़े, तो हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन एक्टिव हो जाता है उस समय? एड्रेनलिन हो जाता है, ठीक है। ये हार्मोन को छोड़ता कौन है? दिस इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड्स, लुक एट फिगर 7.7 टू लोकेट दिस ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड्स एड्रेनलिन नाम का हार्मोन छोड़ता है। देख लेते हैं कहाँ पे है ये
एड्रिनल ग्लैंड्स। तो यहाँ पे आप दो डायग्राम देख पा रहे हैं और इतना तो आप में कॉमन सेंस है कि आप ये समझ पाए कि ये एक मेल का डायग्राम है और ये एक फीमेल का डायग्राम है। ठीक है, दोनों में सारा चीज़ सेम है, बस डिफरेंस ये है कि मेल के केस में यहाँ पे टेस्टिस है और फीमेल के केस में यहाँ पे ओवेरी है। ठीक है, तो हम ढूंढने आए थे एड्रिनल ग्लैंड्स। कहाँ पे है एड्रिनल ग्लैंड्स? तो ये रहा, जो लाल लाल जो किडनी है उसके ऊपर दो कैप जैसा है येलो येलो, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, फीमेल के केस में भी यहाँ पे है एड्रिनल ग्लैंड्स, यही दो पोजीशन पे। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन छोड़ता है बोलिए? एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन का काम क्या है? तो ये फ्लाइट या फिर फाइट सिचुएशन से डील करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और देखिए और भी इसका फंक्शन है, हम देखेंगे। ये जो आप जितना भी यहाँ पे ग्लैंड्स देख रहे हैं, थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पैनक्रियास, टेस्टिस, ये सभी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब ये शरीर के अंदर ही छोड़ा जाता है, समझ रहे? चलिए अब हम यहाँ पे कुछ एड्रेनलिन का और भी अच्छे से फंक्शन देखेंगे, काम कैसे करता है ये। तो एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एड्रेनलिन हार्मोन हो गया या फिर कोई भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड वाला हार्मोन हो गया, ठीक है, उन सब का ये फीचर है कि ये लोग डायरेक्टली ब्लड में छोड़े जाते हैं। कोई अलग से ट्यूब नहीं होता है कि वो ट्यूब वहाँ से आके ब्लड में छोड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली ये लोग ब्लड में अपना जो रस है वो डाल देते हैं। इसलिए इन एंडोक्राइन ग्लैंड सबको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि कोई डक्ट नहीं है, कोई ट्यूब नहीं है इनका रस को कैरी करने के लिए। ये अपना रस डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं और फिर उसको ही अलग अलग पार्ट्स में ले जाया जाता है। द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट। तो इसका टारगेट ऑर्गन कौन सा है? एड्रेनलिन का। ये हार्ट को डायरेक्टली टारगेट करता है। हार्ट को कैसे टारगेट करता है देखिए। एज ए रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। जब एड्रेनलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है तो हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। क्यों? ताकि जो हमारे मसल्स हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जा पाए और हम तैयार हो पाए लड़ने के लिए या फिर भागने के लिए। ठीक है, फिर और भी कुछ होता है देखिए। द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन्स। फिर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और जो स्किन हो गया, यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल आर्टरीज है वो दब जाते हैं, यहाँ पे ब्लड का उतना ज़रूरत फिलहाल नहीं होता है। ठीक है, अभी ब्लड को कहाँ डाइवर्ट किया गया है? जो मसल्स है वहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल सिस्टम, जो हड्डी है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब मसल्स। डायफ्राम जो है आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, आपके लंग्स और स्टमक में बीच एक मसल है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन का वजह से ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। तो ऑल दिस रिस्पॉन्सेज टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन। तो ये सब जो चेंजेस आया है, ये सब चेंजेस उस एनिमल या फिर ह्यूमंस को तैयार कर देता है वो फ्लाइट, मतलब वो डेंजर सिचुएशन से डील करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हुआ एक बार रिकैप करें। नंबर 1, इसका सबसे पहले बात आप याद रखेंगे, टारगेट किसको करता है? हार्ट को। हार्ट बीट इंक्रीज होता है जिस वजह से ज़्यादा सप्लाई मिलता है ऑक्सीजन का मसल्स को। ठीक है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन, यहाँ पे ब्लड फ्लो कम कर दिया जाता है और इस ब्लड को कहाँ डाइवर्ट किया जाता है? टुवर्ड्स द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, फिर ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है। बस इतना बात आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी होगा। यही है एड्रेनलिन का फंक्शन। ठीक है, एड्रेनलिन को सीक्रेट कौन करता है? एड्रेनल ग्लैंड्स। और इसका लोकेशन भी याद रखेंगे, एग्जाम में ये डायग्राम आके यहाँ पे मान लीजिए नंबरिंग कर दिया जाएगा 1 2 3 और बोलेंगे आइडेंटिफाई करने, तो आपको याद होना चाहिए कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। समझ रहे हैं? सच एनिमल हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम विच कॉन्स्टिट्यूट अ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। तो इस टाइप के जो हार्मोन्स है, एड्रेनलिन और भी हम कई सारे हार्मोन देखेंगे, तो ये सभी एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। एंडोक्राइन सिस्टम ये जो है ये सेकेंड वे है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का। फर्स्ट वे क्या था? नर्वस सिस्टम था। ठीक है, सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं, और भी कुछ हार्मोन्स के बारे में देखेंगे हम लोग। अगला हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन को कौन छोड़ता है? थायराइड ग्लैंड छोड़ता है। कहाँ है थायराइड ग्लैंड? तो ये आप देख पा रहे हैं गले में, यहाँ पे है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन छोड़ता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। लेकिन इसके बाद इससे रिलेटेड और भी कुछ बात आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपको हमेशा आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि आपको हमेशा आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें आयोडीन होता है और आयोडीन नेसेसरी होता है फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन। इस थायराइड ग्लैंड को जब तक आप अच्छे से आयोडीन नहीं देंगे, ठीक है, तब तक ये थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगा। समझ रहे हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है? थायरॉक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ।
आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका मेटाबॉलिज्म मतलब सही से इसका ब्रेक डाउन और सही से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, ये सारा देख रेख का काम है थायरॉक्सिन का। ठीक है, मतलब ये आपका वेट गेन और वेट लॉस में इफेक्ट करेगा ये। ठीक है, और बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड करता है, जिसका अंदर अगर मेटाबॉलिज्म सही है यानी वहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन का सही से सिक्रेशन हो रहा है, उसका वेट एकदम सही बैलेंस्ड होगा। ठीक है, आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है। ठीक है, इन केस आयोडीन इज डिफिशियंट इन आवर डाइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफर फ्रॉम गोइटर। वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिजीज इज अ सोलन नेक। तो अगर किसी के खाने में आयोडीन की कमी हो रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसको कौन सा बीमारी हो जाए, गोइटर का बीमारी हो जाए। गोइटर का सिम्टम क्या है कि आपका गला जो है वो फूल जाएगा। ठीक है, आप इस बात को आप इसी भी रिलेट कर सकते हैं कि चूँकि थायराइड ग्लैंड का पोजीशन गले में ही है, अगर आप आयोडीन कम खाएंगे तो ये जो ग्लैंड है ठीक से काम नहीं करेगा, आपका गला जो यहाँ पे फूल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारा बात आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले हार्मोन पे जो कि है ग्रोथ हार्मोन। ये कौन सा ग्लैंड छोड़ता है, तो पिट्यूटरी नाम का एक ग्लैंड है, वो इस हार्मोन को छोड़ता है। याद है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ब्रेन में लोकेटेड है। ठीक है, जब हम ब्रेन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था इसका छोटा सा यहाँ पे एक थैली लटका हुआ है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है। और ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब आप कितने लंबे होंगे, कितने नाटे होंगे, ये डिपेंड करता है ग्रोथ हार्मोन पे। अगर इसका डिफिशियंसी है, इस हार्मोन का डिफिशियंसी आपके शरीर में, इसका मतलब ये आपको बौना बना देगा। ठीक है, डॉर्फिज्म से सफ़र करेंगे आप। तो ये हो गया ग्रोथ हार्मोन। अब हम एक और ग्लैंड पे बात करेंगे जो कि है हाइपोथैलेमस। ठीक है, लोकेशन पहले देख लेते हैं कहाँ पे है ये रहा, पिट्यूटरी ग्लैंड के बगल में ही लोकेटेड है हाइपोथैलेमस। देखिए, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ मैनी हार्मोन्स। कई सारे हार्मोन्स ये छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज लो, द हाइपोथैलेमस रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। मतलब ये कई सारे हार्मोन्स छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि अगर आपके शरीर में ये ग्रोथ हार्मोन का कमी हो गया, तब ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज कर देगा। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो है ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो और ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करे। समझ रहे, एक बार फिर से, मतलब मान लीजिए कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है मतलब ग्रोथ हार्मोन नहीं छोड़ रहा है ठीक से, तब ये हाइपोथैलेमस इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा और ये ऐसा चीज़ रिलीज़ करेगा जो इसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और बोलेगा कि तुम ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करो। तो इसका फंक्शन समझे। चलिए, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे मूव करते हैं और दो हार्मोन पे जो कि है टेस्टोस्टेरोन और ओएस्ट्रोजन। इसका बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था चैप्टर 8 में। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जब प्यूबर्टी होता है यानी जब आप 10-12 साल के होते हैं तो आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगता है लड़के लड़की के शरीर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल बियर्ड्स डेवलप होगा, काखों में बाल आएंगे, वॉइस क्रैक होगा। ठीक है, जांघों के बीच में बाल आएंगे, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लगेगा लड़कियों में। ठीक है, तो ये सब जो चेंजेस है, ये चेंजेस लाता कौन है, यही दो हार्मोन लाते हैं। लड़कों में जो चेंजेस होता है उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लाते हैं और जो लड़कियों में चेंजेस होता है उसको एस्ट्रोजन हार्मोन लेके आते हैं। ठीक है, इतना बात आप ध्यान रखेंगे। जो भी आपका सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो सब मैच्योर होता है यही सब हार्मोन से। चलिए, अब आते हैं हम लोग अगले हार्मोन पे जो कि है इंसुलिन। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि आपके फैमिली में किसी मेंबर को या फिर किसी फ्रेंड को डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा कि वो कम चीनी खाए अपने डाइट में। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या हुआ होता है, डायबिटीज़ हुआ होता है। ठीक है, डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह बोलते हैं और कॉमन बोलचाल के लैंग्वेज में इसको शुगर भी बोलते हैं शुगर हो गया। ठीक है, उसको कम चीनी खाना होता है और उसको एज अ ट्रीटमेंट क्या एडवाइस किया जाता है कि वो इंसुलिन का इंजेक्शंस ले। ठीक है, तो ये इंसुलिन जो हार्मोन है ये कौन प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है इंसान के शरीर में। ठीक है, और इसका काम होता है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना। कहाँ है पेनक्रियास, ये आप देख पा रहे हैं, किडनी से चिपका हुआ येलो कलर का ये है पेनक्रियास। ठीक है, फीमेल के केस में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पेनक्रिया का काम होता है इंसुलिन हार्मोन रिलीज करना और ये इंसुलिन हार्मोन का काम होता है टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स। अब जिसके शरीर में इंसुलिन का कमी हो गया मतलब वहाँ पे ब्लड शुगर लेवल को अच्छे से रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, ब्लड में शुगर का क्वांटिटी बढ़ जाता है, जिस वजह से उन्हें क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ हो गया बोलते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें इंजेक्शन देकर अलग से बाहर से इंसर्ट करना पड़ता है इंसुलिन को। अगर प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस कॉजिंग मेनी हार्मफुल इफेक्ट। कई सारे हार्मफुल इफेक्ट है शुगर लेवल बढ़ने का, आप अंधे भी हो सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारा किडनी डैमेज हो सकता है, कई सारा बीमारी है। चलिए, तो यही सब कुछ हार्मोन्स आपको ध्यान रखना है। टोटल हमने कितना पढ़ लिया, एक हो गया इंसुलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पे फिर रिलीजिंग हार्मोन्स और थायरॉक्सिन हार्मोन और ऊपर में एड्रेनलिन। तो 1 2 3 4 5 6 7 हार्मोन्स हमने टोटल पढ़ा है। ठीक है,
फिर यहाँ पे देख लेते हैं द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। हमारे शरीर में कब हार्मोन रिलीज़ करना है, कितना रिलीज़ करना है, तो ये डिपेंड करता है फीडबैक मैकेनिज्म से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर ब्लड में शुगर का लेवल राइज हो गया तो इसको कौन डिटेक्ट करेगा, तो पेनक्रियाज में जो सेल है वो डिटेक्ट करेंगे और फिर रिस्पॉन्ड करेंगे कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को बना के। इंसुलिन बनाएंगे तब ये शुगर लेवल अपने आप कम हो जाएगा, और वहीं अगर शुगर लेवल फॉल होता है तो इंसुलिन का सिक्रेशन वहाँ पर रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। ये टेबल 7.1 में सारे हार्मोन को समराइज़ किया गया है। सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, फंक्शन हो गया स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। ठीक है। नंबर 2 है यहाँ पे कौन सा हार्मोन होगा, थायराइड ग्लैंड है, तो यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन होगा, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। ठीक है। नंबर 3 में है इंसुलिन, ये कौन रिलीज़ करता है, पेनक्रियाज यहाँ पे लिखना होगा, और यहाँ पे फंक्शन लिखा ही हुआ है, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। फिर नंबर 4 में है टेस्टेस्टिरोन, इसको कौन रिलीज़ करता है, टेस्टिस, और फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, और चेंजेस एट प्यूबर्टी। फिर नंबर 5 में एंडोक्राइन ग्लैंड है, ओवेरीज, तो इसका हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, फंक्शन हो गया डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एट्सेट्रा। फिर पॉइंट नंबर 6 है एड्रेनलिन, इसको रिलीज़ करता है एड्रिनल ग्लैंड, और इसका फंक्शन तो बहुत सारा है, फाइट या फिर फ्लाइट सिचुएशन में हेल्प करता है, हार्ट बीट इंक्रीज़ करता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ करता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई टू मसल्स और स्केलेटल सिस्टम उसको इंक्रीज़ करता है, तो ये सारा फंक्शन हो जाएगा इसका। डेंजर सिचुएशन से हेल्प कॉप अप करने के लिए हेल्प करता है। फिर नंबर 7 में है रिलीजिंग हार्मोन्स, ये कौन छोड़ता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड छोड़ता है, इसका फंक्शन है स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है, और फिर जो टारगेट ऑर्गन से या फिर स्पेसिफिक सेल से उसको उस पर जाके एक्ट करता है। ठीक है, फिर स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ सेल्स टू डिटेक्ट दिस हार्मोन्स, दिस सेल्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन दैट अ पर्टिकुलर हार्मोन कैरीज। ठीक है, इतना बात लिख देंगे तो काफ़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइज्ड, आयोडीन नमक क्यों खाना चाहिए, तो बता दिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज आवर बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, तो एड्रेनलिन के आने से क्या क्या चेंजेस होता है आपको पता है अच्छे से, वो लिख देंगे आप, अंडरलाइन भी कराए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाई गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, सही भी समझ गए। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ MCQs देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, बताइए कौन सा प्लांट हार्मोन है। इंसुलिन तो एनिमल का है, थायरोक्सिन एनिमल का है, एस्ट्रोजन फीमेल्स का है, साइटोकाइनिन जो है ये प्लांट हार्मोन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ये तो सबको पता है, क्या बोलते हैं इसको, बोलिए, साइनैप्स। क्वेश्चन नंबर 3, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन का काम क्या क्या है, बहुत सारा काम है, सोचने का काम है, रेगुलेट द हार्ट बीट ये भी काम है, बैलेंसिंग द बॉडी ये भी काम है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ आप तैयार करेंगे, और साथ ही साथ ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन हार्मोनल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल, यानी एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में जो डिफरेंस है वो आप भी तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 पॉइंट का डिफरेंस है, काफ़ी ईजी है। पहला पॉइंट है कि हार्मोनल सिस्टम जो है काफ़ी थोड़ा स्लो काम करता है, लेकिन नर्वस सिस्टम थोड़ा रैपिड या फिर इमीडिएट काम कर देता है। पॉइंट नंबर 2, जो हार्मोनल कंट्रोल है वो ट्रांसमिट केमिकली होता है थ्रू द ब्लड, लेकिन नर्वस जो कंट्रोल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के थ्रू मैसेज ट्रांसफर होता है यहाँ पे। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ये किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, सारे शरीर पे ये अफेक्ट करता है हार्मोन्स, लेकिन जो नर्वस सिस्टम है वो ओनली पर्टिकुलर मसल्स या फिर ग्लैंड को ही अफेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो इफेक्ट है वो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है हार्मोन, एक बार आपका हाइट बढ़ा दिया कोई हार्मोन तो वो फिर कमेगा नहीं, लेकिन नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट है वो ओनली शॉर्ट लिव्ड टेम्पोररी इफेक्ट होता है। पॉइंट नंबर 5 देखिए, कैन इफेक्ट ग्रोथ पे काफ़ी इफेक्ट डालता है हार्मोन्स, लेकिन नर्वस सिस्टम का ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, ये कैन ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक केमिकल चेंजेस एंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, शरीर में केमिकल चेंजेस लाता है, लेकिन नर्वस कंट्रोल जो है वो कोई केमिकल चेंज, कोई मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट नहीं करता है। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 7 देखिए, कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस, आप एक बार जो हार्मोन ने चेंजेस ला दिया वो चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन नर्वस कंट्रोल में क्या है, यहाँ पे जो पास्ट एक्सपीरियंस से सीख के आप आगे चल के कुछ नया एक्शन ले सकते हैं, मतलब अपना आप एक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 7 पॉइंट का डिफरेंस आप तैयार करेंगे दोनों के बीच में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और वीडियो एंड करने से पहले एक होमवर्क आपके लिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि नेम द प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग,
इन सब के लिए आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। चलिए फिर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।